गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो मैंने अमेंडमेंट क्लास अपलोड करी थी वो देख ली होगी। सो गाइज, जो भी मैंने अमेंडमेंट अपलोड करी थी दैट वाज ओनली फॉर CMSL पार्ट ए, यानी कि 7 चैप्टर्स। अभी एक अमेंडमेंट और आनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो सारी अमेंडमेंट तो आपने कराई हुई थी, तो फिर क्यों लिया आपने? सो गाइज, वो सारी अमेंडमेंट जो थी ना वो अलग अलग चैप्टर्स में हमने करी थी। कुछ मैराथन्स में करी, कुछ हमने रिवीजन चैप्टर्स में करी। तो मुझे लगा कि बच्चे अब ढूंढ नहीं पाएंगे, और अगर गलती से भी पेपर अमेंडमेंट बेस्ड आ गया, जो कि आने के चांसेस हैं, क्योंकि ICSI ने बिल्कुल रिसेंटली सप्लीमेंट अपलोड कर दिया। इसका मतलब ICSI 28 पेज के सप्लीमेंट को अगर अपलोड कर रहा है तो मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें से पूछने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि यार ये ऐसा ना हो कि वो आ जाए पेपर में अमेंडमेंट बेस्ड और आप लोग ढूंढ ही ना पाओ, तो फिर आपको दिक्कत होएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप फटाफट से उसको फास्ट ट्रैक पे देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, उस पूरे के पूरे 28 पेज के सप्लीमेंट को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके साथ शेयर कर दिया है, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस अमेंडमेंट पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट याद रखना, अभी पार्ट बी की अमेंडमेंट भी आनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को वादा किया था कि सर हम लोग ना वन शॉट रिवीजन इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर चैप्टर्स जो मुझे मालूम है कि हमने अभी तक मे बी अलग अलग कवर नहीं करे, या मुझे मालूम है कि आप लोग थोड़ा सा उन चैप्टर से आपको दिक्कत होती है, राइट। तो वो मैंने लिस्ट आप लोगों से मांगी थी, बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने चैप्टर्स की लिस्ट दे दी। तो आज जो अभी हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं दैट इज फॉर CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर CIS हमसे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग वन शॉट में फटाफट से कवर अप करेंगे, ठीक है। अब ये जो वन शॉट रिवीजन है ये कैसे कराऊंगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो वन शॉट रिवीजन है ना, इसके अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया, वो मैं आप लोगों के साथ कवर अप करूंगा, ठीक है। सो दैट हम कम समय में इफेक्टिव पार्ट खत्म कर सकें, राइट। ठीक है सर। तो अब CIS का ये जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ कवर अप करने जा रहा हूं, ये असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा। इसमें 11 क्वेश्चंस दिए हुए बेटा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से कवर अप करूंगा कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा कि यार क्या सर क्या पढ़ा दिया आपने। 11 क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो CIS को पढ़ने के लिए ना, अगर कोई आपसे पूछे कि सर बताओ व्हाट इज CIS, होता क्या है, ठीक है ना, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पहले एक ब्रॉडली समझा देता हूं, फिर हम उन 11 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले ना, अगर कोई आपसे पूछे CIS है क्या, तो दोस्तों याद रखना, CIS जो है ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको डिफाइंड किया गया था सेक्शन 11AA ऑफ सेबी एक्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम सेक्शन 11AA ऑफ सेबी एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा व्हाट इज CIS, राइट। बट जब तक मैं आपको ये नहीं बता रहा, डेफिनेशन नहीं बता रहा, तब तक मैं आपको जनरल वे में समझा देता हूं। देखो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट बनती है बेटा, ठीक है, जो क्या करती है, पब्लिक से पैसा पूल करती है, पब्लिक से पैसा पूल करती है और फिर इन्वेस्ट करती है। यानी कि इसके दो काम है, पूलिंग ऑफ द मनी एंड वट एवर मनी इज बींग पूल्ड, उस पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट। सिंपल है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर इसमें ट्रस्ट है तो डेफिनेटली ट्रस्टीज भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जिन्हें आप पैसा, जिनसे आप बोरो कर रहे हो, वो सब कौन होंगे बेटा, यूनिट होल्डर। अच्छा, कोई तो होगा ना जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया होगा, वो कौन होता है, CIMC, यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में AMC पढ़ा था, इसमें CIMC होता है। तो CIMC जो होता है वो स्पॉन्सर या लॉन्च करता है किसको, CIS। सिंपल हो गया, ठीक है सर। तो CIS इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट पैसा रेज करके इन्वेस्ट करती है। CIMC ने स्पॉन्सर या लॉन्च किया है किसको, CIS को। इजी, ठीक है। तो अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे सर, CIMC के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है ना। इन सब के बारे में आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा इस पूरी की पूरी रेगुलेशन के अंदर। अब सवाल यहां पर यह है कि सर एक बात बताओ, ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप हमेशा बताते हो ना टेक ओवर कोड की रेगुलेशन नंबर ये है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें हम CIS सेबी CIS रेगुलेशन 1999 पढ़ रहे हैं। मार्क कर लेना, सेबी CIS रेगुलेशन 1999, ठीक है जी। और साथ में हम सेबी एक्ट के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे। डन, वेरी गुड। सो अब ये 11 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं आप, ठीक है। अब ये 11 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना, 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये भी आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन नाउ, लेट्स बिगिन। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है मेरे साथ, और 11 का सेकंड पार्ट पढ़ना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 11AA, यानी कि आप, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो आपको सबसे पहले यहां पर पेज नंबर 7 में है, मार्क कर लेना इस असाइनमेंट का। इसमें आपको पूछा जाएगा CIS क्या है, ठीक है। आराम आराम से देखना क्या कहता है। कोई भी स्कीम या कोई भी अरेंजमेंट जो सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस को जो सबसेक्शन 2 और 2A ऑफ सेक्शन 11AA ऑफ सेबी एक्ट में गिवन होंगी, उसे हम CIS का नाम दे देंगे। सिंपल। लॉ ने कह दिया भाई कोई भी स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जो फुलफिल करती पाई जाए कंडीशंस जो कि हमने 11AA सबसेक्शन 2 या 2A में लेट डाउन करी है, हम आपको CIS का नाम दे देंगे। खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी स्कीम CIS कब होती है, तो आप क्या बोलोगे, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक डीमिंग फिक्शन भी आया। अब डीमिंग फिक्शन क्या था, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पूलिंग हो रही है किसी भी स्कीम या अरेंजमेंट के अंदर जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं था और ना ही वो किसी और जगह पे कवर्ड था, और उसका कॉर्पस 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। क्या कह रहे हैं वो, मान लो कोई ऐसी स्कीम है या कोई अरेंजमेंट है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस इकट्ठा करा हुआ है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कॉर्पस इकट्ठा करा हुआ है, उसे मान लिया जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इसका मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। आमतौर पे तो CIS का मतलब होता है वो स्कीम, वो अरेंजमेंट जो सेक्शन 11AA2A की कंडीशंस को फुलफिल करे। खत्म होगी बात, ठीक है जी। प्लस कहता है कोई भी स्कीम या कोई भी अरेंजमेंट, इसके अलावा वो कहता है कोई भी ऐसी स्कीम या अरेंजमेंट अगर चल रही है जिसका कॉर्पस 100 करोड़ या उससे ऊपर चल रहा है और वो कहीं पर भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड है, ना ही वो रीट में रजिस्टर्ड है, ना इनविट में, तो उन्हें हम मान लेंगे, डीमिंग कर लेंगे कि ये भी क्या है, CIS। समझ आ गया। तो अगर पेपर में आ जाए बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CIS, तो लिख सकते हैं स्कीम और अरेंजमेंट विच फुलफिल द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 11AA2 और 2A ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है ना। हाउएवर कोई भी स्कीम या कोई भी अरेंजमेंट जिसका कॉर्पस 100 करोड़ या उससे ऊपर हो, उसे डीम्ड एज CIS मान लिया जाएगा अगर वो सेबी के अंदर कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय द पर्सन। अब यहां पे इन्होंने कंडीशन बता दी, 11AA2 की कंडीशंस ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ना उनको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो कंडीशंस क्या है ध्यान से देखो। कहते हैं सबसे पहले द कॉन्ट्रीब्यूशन और पेमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स, भाई इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट। मतलब
जो भी कंट्रीब्यूशन या जो भी पेमेंट्स इन्वेस्टर्स देंगे उसे पूल करके आप यूटिलाइज करेंगे उसी पर्पसेस के लिए जिस पर्पस के लिए आपने ये स्कीम और अरेंजमेंट बनाई है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मेरा जो स्कीम था वो ये था कि मैं आपसे पैसा लूंगा और आपसे पैसा लेकर मैं प्लांटेशन यानी कि बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट खरीदूंगा और उसके अंदर ट्रीज परचेज करूंगा या ट्रीज उगाऊंगा। तो मेरे को आपसे जो पैसा लेना था उसको फॉरेस्ट खरीदने के लिए लेना था। तो वो कह रहा ठीक है, कंडीशन नंबर 1 यही है कि भैया जो भी कंट्रीब्यूशन या पेमेंट जो इन्वेस्टर्स करेंगे अंडर दिस स्कीम उसको आप क्या करना, उस पूरी के पूरे पैसे को आप पूल करके यूटिलाइज करना फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट। दूसरा, द कॉन्ट्रीब्यूशन और द पेमेंट मेड टू सच स्कीम और अरेंजमेंट बाय द इन्वेस्टर विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट्स, यानी कि जितने भी लोग आपको पैसा दे रहे हैं उनका इंटेंट क्या होना चाहिए कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस या प्रॉपर्टी। 4 चीजें बोली हैं इसने, या तो प्रॉफिट या इनकम या प्रोड्यूस या प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कैसे। जैसे मान लो मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने कहा भैया ऐसा है, आप मुझे जो पैसा दे रहे हो सबको बदले में मैं एक पेड़ दूंगा, ठीक है, बदले में आपको क्या मिलेगा, एक पेड़। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ट्री। अब उस ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस होंगे, उस ट्री से रिलेटेड जो प्रोड्यूस को बेचकर इनकम या प्रॉफिट्स आएंगे, या वो ट्री ही आप रख लेना। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो पैसा दे रहे हो मुझे वो क्यों दे रहे हो सर, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए या प्रोड्यूस कमाने के लिए या प्रॉपर्टी लेने के लिए। समझ आ गया? तो बेसिकली PPPI, इसका मतलब जो भी पर्सन पैसा देगा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और पेमेंट विच इज मेड अंडर द स्कीम और अरेंजमेंट बाय द इन्वेस्टर विद अ व्यू टू रिसीव, बदले में मैं क्या रिसीव करूंगा, प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम। ठीक है जी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट वेदर आइडेंटिफिएबल और नॉट इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब क्या, जो भी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधी सी बात है भैया, जो भी इस स्कीम के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होगी या आपका कंट्रीब्यूशन होगा या इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी चीजें उन्हें हम क्या करेंगे, मैनेज कौन करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। यानी कि मैनेज तो करेगी CIMC, लेकिन किसके बिहाफ पर, इन्वेस्टर के बिहाफ पर, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका है, इन्वेस्टर का। अच्छा, तो सर आप ये कह रहे हो पहली कंडीशन है कंट्रीब्यूशन या पेमेंट को हम पूल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उन पर्पसेस के लिए जिसके लिए पैसा रेज किया गया। वेरी गुड। दूसरा क्या है सर, दूसरा मैंने कहा कि जो भी लोग पैसा दे रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, PPPI, प्रॉफिट, प्रोड्यूस, प्रॉपर्टी और इनकम। सिंपल है, उनको बदले में ये सब चाहिए। ठीक है। और वो कह रहा है जो भी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट्स होंगी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, वो सारी की सारी जो है वो मैनेज की जाएंगी किसके बिहाफ पर, इन्वेस्टर के बिहाफ पर। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर डे टू डे ऑपरेशन के अंदर कंट्रोल नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। यानी कि द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कीम। ऑफ कोर्स यार, इसको मैनेज कौन कर रहा है, CIMC। तो तुम थोड़ी ना आके मैनेज करोगे, तो मैनेज हम करेंगे, तुम्हारे बिहाफ पर करेंगे, लेकिन आपके पास कोई मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग राइट्स नहीं होंगे। आपका काम है पैसा दो एंड वी विल मैनेज योर मनी, योर प्रॉपर्टी, योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना, ऑन योर बिहाफ। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। तो अल्टीमेटली ये 4 कंडीशंस हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CIS। वेरी गुड। एंड व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर लेड डाउन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 11AA सबसेक्शन 2 ऑफ सेबी एक्ट। तो 4 कंडीशंस आपने याद रखनी है। लॉक कर दूं बेटा? यस सर। इन 4 कंडीशंस को यहां पे मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं। 4 कंडीशंस। पहली कंडीशन है पूलिंग ऑफ द मनी। पूलिंग ऑफ द मनी, इन्वेस्टर को क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, प्रोड्यूस या इनकम, एंड जो भी मैनेजमेंट होगी
ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर होगी। जो भी प्रॉपर्टी, कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट्स जो भी हम करेंगे इन द स्कीम और अरेंजमेंट, उसे मैनेज किया जाएगा किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। याद रखना, मैनेज लेकिन कौन करेगा? CIMC करेगा। और आपका डे टू डे ऑपरेशन में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CIS एंड व्हाट आर द कंडीशंस। किसी भी स्कीम को CIS में हम कब लाते हैं? जब ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया जी? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो क्या कह रहा है? 2A क्या कहता है? कहता है ये जो कंडीशन बताई गई है ना, ये तो सेबी कहता है मैंने बताई है, लेकिन अब इसके अंदर अगर कोई रेगुलेशन में भी कंडीशंस होंगी तो क्या उन्हें भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो 2A क्या कहता है? कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन सैटिस्फाइंग द कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। तो 2A ने कह दिया भाई चेक कर लेना, एक्ट में तो इतनी सी 4 कंडीशन ही है, अगर कोई और कंडीशन भी है विच इज स्पेसिफाइड कहां पर? रेगुलेशन में, तो क्या वो भी इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। वेरी गुड, 2 खत्म हो गया हमारा। अब आ रहा है बेटा थर्ड, 11AA3, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन बना लो, बहुत बार पेपर में आया है बेटा, बहुत बार पेपर में आया है। लिख लो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्कीम्स और अरेंजमेंट्स, लिस्ट करो स्कीम्स और अरेंजमेंट्स विच आर नॉट CIS। ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स और अरेंजमेंट्स होती हैं जिन्हें हम CIS नहीं बोलते हैं? तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 11AA सब सेक्शन 3 के अंदर। ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स और अरेंजमेंट हैं जिसे हम CIS नहीं मानेंगे? दैट इज गिवन किसमें? सेक्शन 11AA सब सेक्शन 3 में। ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे। यहां पर ना एक लिस्ट दी हुई है, कहता है द फॉलोइंग स्कीम्स और अरेंजमेंट्स को CIS नहीं माना जाएगा। पहला कहता है कोई भी ऑफर्ड, कोई भी ऐसी स्कीम और अरेंजमेंट जो कि मेड या ऑफर की गई है बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। याद रखना, अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने ही मेंबर्स को अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किसी तरह की कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट ऑफर करी है तो वो CIS नहीं है। अब मैं लॉजिक बताता हूं क्या है। एक्चुअली मेरा होता क्या है, CIS ना एक रेसिडुअल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो एक्चुअल में ना कहीं पर भी कवर्ड नहीं हो रहा था। तो लॉ को लगा कि भाई इसको रेगुलेटरी कंप्लायंस में लेकर आने के लिए ये रेगुलेशन और ये प्रोविजन बने थे। लेकिन अब होता गया है कि जैसे कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आ रही है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो क्या उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अपने आप देख रहा होगा कि उस स्कीम को कैसे रेगुलेट करना है? ऐसे ही अगर कोई भी स्कीम जो है वो कोई सोसाइटी लेकर आ रही है, being a society which is registered under any law relating to cooperative society for the time being in force। समझ में आ गया या नहीं? तो एंड ऑफ द डे द थिंग्स आर वेरी क्लियर। वो ये कह रहा है कि अगर कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, स्कीम या फिर अरेंजमेंट मेड या फिर ऑफर्ड की जा रही है किसके द्वारा? बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या फिर बाय एनी सोसाइटी बीइंग द सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, तो उसके लिए आपको CIS में आने की जरूरत नहीं है, वो स्कीम CIS नहीं आएगी। क्लियर है? वो ऑलरेडी वहां पे कवर्ड है। ऐसे ही अगर कोई डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय NBFCs अंडर RBI एक्ट, इसको भी हम नहीं लेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जिसपे इंश्योरेंस एक्ट लगता हो, ठीक है जी, कोई भी प्रोवाइडिंग, कोई भी ऐसी स्कीम और अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम फेम्ड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ऐसे ही कोई भी डिपॉजिट्स अगर एक्सेप्ट किए गए हैं बाय द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। कोई लॉजिक बताएगा मुझे क्यों इसको बाहर किया गया?
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये सारे लोग भी सेम वे में पैसा इकट्ठा करके आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सीआईएस नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर कवर्ड है। क्या सबको क्लियर है? फिर उसके बाद अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय द कंपनी विच इज डिक्लेयर्ड एज निधि या फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी अंडर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, और अब ये सेक्शन बन चुका है 406, ठीक है, या फिर अगर ये चिट बिजनेसेस में ऑलरेडी कवर्ड है अंडर चिट फंड एक्ट, ठीक है, या फिर ये कंट्रीब्यूशन मेड आर इन द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड, या फिर सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद सेबी नोटिफाई। नाउ प्लीज प्लीज प्लीज, अब आप क्या लर्न कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया तो इसको गलती से भी मिस मत कर देना। क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स और अरेंजमेंट्स होती हैं जिन्हें हम सीआईएस नहीं बोलते, ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्कीम्स और अरेंजमेंट्स जिन्हें हम सीआईएस नहीं बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो एक एक करके लर्न करते हैं दोबारा से, ठीक है ना। पहला, कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट जो कि मेड किसके द्वारा, बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आ रही है, सिंपल। या फिर स्कीम और अरेंजमेंट जो कि मेड बाय अ सोसाइटी बीइंग अ सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी स्टेट। या फिर अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय दी एनबीएफसी, याद रखना एनबीएफसी कोई अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली क्या वो आरबीआई एक्ट में ऑलरेडी कवर्ड हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मान लो इंश्योरेंस वाले भी क्या कर रहे हैं, प्रीमियम्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो भी ऑलरेडी कवर्ड है अंडर इंश्योरेंस एक्ट। तो आपने यहां पर लिखो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर लिखो आप डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी अंडर आरबीआई एक्ट, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है जी। या फिर ये भी डिपॉजिट्स है, ये भी डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स हैं जो कि एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय द कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय निधि कंपनी, ठीक है जी। ऐसे ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट, याद रखना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर अगर कोई ऐसी स्कीम या पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी इसमें कवर्ड है, कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट या फिर कोई पेंशन स्कीम या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम जो कि कवर्ड किसमें है बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट के अंदर, ठीक है जी। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। और इसके अलावा अगर कोई भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है किसके द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर अंडर चिट फंड के अंदर, ठीक है ना, ये सारे के सारे अलग अलग एक्ट्स में ऑलरेडी रेगुलेट हो रहे हैं, तो इसीलिए इन सब की स्कीम्स और अरेंजमेंट को हम सीआईएस का नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लो दोबारा से, फटाफट से दोबारा पढ़ लो मेरे साथ। कहता है कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट शैल नॉट बी सीआईएस मेड और ऑफर टू बी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या फिर अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसीज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम अंडर ईपीएफ या मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट, ठीक है, या डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी विच इज डिक्लेयर्ड एज निधि or a mutual benefit society, या falling under the business of chit fund, या under which the contributions are in the nature of subscription to a mutual fund। मैं ना एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना मुझे बाद में कॉल करके बोलते हैं सर मुझे ना याद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को रिटेन करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, थॉरोली बार बार पढ़ना पड़ेगा।
3 से 4 बार पढ़ोगे तब जाके इसके अंदर रिटेंशन होती है। ठीक है, तो लीजिए ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरे से अगर ध्यान से समझो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बताओ। सेक्शन 11AA मीनिंग ऑफ CIS, 11AA2 कंडीशन फॉर एनी स्कीम टू बी कॉल्ड एज CIS, कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट CIS कब कहलाएगी उसकी कंडीशन 11AA2 में लिखी हुई है, और 2A में भी यही कहता है कोई भी ऐसी कंडीशंस विच आर लेड डाउन इन द रेगुलेशंस, तो वो भी फॉलो करनी होंगी। और 11AA3 कहता है लिस्ट ऑफ स्कीम्स और अरेंजमेंट्स जिन्हें हम नॉट बीइंग क्लासिफाइड एज क्या, जिन्हें हम क्लासिफाई नहीं करेंगे किसकी तरह, एज CIS। लॉक कर दो इसको, यस सर। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब जरा सेकंड पार्ट समझो ध्यान से क्या है। अभी हमने समझा CIS क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, और कौन कौन सी स्कीम्स CIS नहीं होती है, खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाता है सेबी एक्ट का सेक्शन 12(1)(b। अगेन अभी हम पढ़ रहे थे 11AA, अब हम पढ़ रहे हैं 12(1)(b। 12(1)(b क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 12(1)(b कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति CIS को लॉन्च करना चाहता है या स्पॉन्सर करना चाहता है तो भाई पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से। अब ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आराम से देखो। नो पर्सन शेल स्पॉन्सर और कॉज टू स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन या कॉज टू बी कैरी ऑन एनी वेंचर कैपिटल फंड और CIS। एक्चुअली में हम खाली CIS पढ़ रहे हैं तो आप वेंचर कैपिटल वाला पार्ट हटा देना, ठीक है ना, ऐसे म्यूचुअल फंड भी हटा देना। तो देखो क्या लिखा है, नो पर्सन शेल स्पॉन्सर और कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कॉज टू कैरी ऑन। कोई भी व्यक्ति ना स्पॉन्सर करेगा, ना कॉज टू स्पॉन्सर करेगा, ना कैरी ऑन करेगा, ना कॉज टू कैरी ऑन करेगा। क्या चीज, एनी CIS अनलेस, आप CIS को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं कर सकते। ये 12(1)(b कहता है। कब तक, जब तक आप ऑब्टेन ना कर लें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस। अब यहां पे कौन सी रेगुलेशन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स सेबी, बोलो सेबी CIS रेगुलेशन 1999 में, क्या रेगुलेशन 4 में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। आपको रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, ये किसने बोला, 12(1)(b ने बोला ऑफ सेबी एक्ट। और रजिस्ट्रेशन होएगी कहां पर, CIS रेगुलेशन 4 के अंदर आपने जाना है और फॉर्म A भरना है आपने विद प्रिस्क्राइब्ड फी, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्या सेबी द्वारा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आंसर इज यस। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया अ बैन वॉज इम्पोज्ड ऑन द पर्सन जो कि कैरी ऑन करेगा CIS अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन। यानी कि जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेते दोस्तों, आप क्या नहीं कर सकते सर, यू आर नॉट एलिजिबल कि आप CIS को स्पॉन्सर करो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह था, सेक्शन 12(1)(a ने मुझे साफ बोल दिया कि भैया रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, रेगुलेशन 4 के अंदर। रेगुलेशन 4 किसकी बेटा, CIS रेगुलेशन 99 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन प्रपोजिंग टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी एज CIS। हाँ जी, अगर आप कैरी करना चाहते हो एनी एक्टिविटी एज CIMC ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशन शेल मेक एन एप्लीकेशन। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, हमें कहा गया कि अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने पहले ही बोला था स्पॉन्सर कौन कर सकता है, CIMC। तो आप सेबी के पास जाओगे, सर मैं CIMC बनना चाह रहा हूं एंड आई वांट टू स्पॉन्सर अ CIS, प्लीज मेरे को रजिस्टर कर दो, प्लीज मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दो। समझ आ गया। तो अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कौन करेगा, जल्दी तो CIMC अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, CIMC अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कौन सी रेगुलेशन में, रेगुलेशन 4 में। कैन आई लॉक दिस दोस्तों, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है
कैन वी लॉक दिस? बोलो बोलो बोलो। ये जो क्वेश्चन नंबर ना 11 चल रहा है बेटा आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। आप समझ रहे हो, मैं क्वेश्चन 11 नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये 11 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर्स हैं। अगर जिस बच्चे ने ये 11 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, समझ लो उसका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड। क्लियर है? 25 मिनट हो गए एंड कैन यू इमेजिन आई जस्ट कवर 30 मिनट। इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर किया है। अब एक ही क्वेश्चन में आप समझ सकते हो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर कितने पार्ट पूछे गए थे। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। शिबू लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर हैज मोबिलाइज्ड फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर थ्रू डिफरेंट लैंड एंड प्लॉट अलॉटमेंट स्कीम विच सैटिस्फाइड 4 रिक्वायरमेंट of CIS as defined in section 11AA. It was noticed that these schemes were being carried out without obtaining registration from SEBI. अब बताओ, आपने पैसा ले लिया लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो क्या सेबी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? आंसर इज यस। तो अगर पेपर में आ जाए कि कोई भी पर्सन अगर स्कीम चला रहा है, पैसा भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो याद रखना उस पर लगेगी पेनल्टी। If any person who is required to obtain registration from SEBI for sponsoring or carrying on any collective investment scheme, अगर उसने CIS चला दिया without obtaining such certificate of registration, he shall be liable to a penalty. लिखो, 15D पे पेनल्टी लगती है, मिनिमम 1 लाख रुपए, but which may extend to 1 lakh for each day during which the sponsor carry on CIS subject to maximum 1 crore. 1 लाख पर डे चलेगी जब तक आप रजिस्ट्रेशन ना करा लो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 CR। क्या बात है सर, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। अब देखो बेटा, पता है ये चैप्टर इतना खूबसूरत तरीके से आपको समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार वाकई में 1-1.5 घंटे के अंदर, और अगर खुद से करोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ये चैप्टर करना कैसे है। 11AA मीनिंग ऑफ CIS, 11AA सबसेक्शन 2 कंडीशंस, और 11AA सबसेक्शन 2A में भी कंडीशंस लेट डाउन थी। 11AA3 में स्कीम्स जो कि CIS का पार्ट नहीं थी। फिर उसके बाद 12(1)B कहता है कोई भी पर्सन लॉन्च नहीं करेगा जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, ठीक है। और 15D ऑफ सेबी एक्ट कहता है आप पर पेनल्टी लगेगी अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी स्कीम को चलाया। लो जी, सेबी एक्ट के सारे प्रोविजन खत्म जो कि रिलेटेड टू CIS थे, ठीक है जी। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो रेगुलेशंस पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया सर आपने कैसे कराया, समझ आया आपको? यस। अब मुझे रेगुलेशन पढ़ानी है और इस रेगुलेशन के अंदर एक रेगुलेशन मैंने इनडायरेक्टली बता दिया, वो क्या थी? रेगुलेशन 4, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म A। लो जी, समझ में आ गया या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ CIS के कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं एज पर सेबी एक्ट, तो आपने क्या बोलना है? 11AA1 मीनिंग, 11AA2 कंडीशन, 2A कंडीशन, 3 में स्कीम्स विच आर नॉट कवर्ड इन CIS, 12(1)B रजिस्ट्रेशन करानी है, 15D के अंदर पेनल्टी लगेगी। समझ आ गया? और रेगुलेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आया या नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद रेगुलेशन पार्ट। चलो जी, तो अब जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द पार्ट रिलेटेड टू रेगुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है, ठीक है। जो असाइनमेंट मैंने आपको शेयर किया है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है आपने। अब मैं आपको ना पहले पूरी स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि जब हम रेगुलेशन 4 पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता CIS को अदर देन CIMC। तो एक बात हमेशा याद रखना, कौन लॉन्च करेगा अगर पेपर में आ जाए तो याद रखना लॉन्च करेगा CIMC, यानी कि ओनली CIMC के पास पावर है कि वो लॉन्च कर सकता है या स्पॉन्सर कर सकता है किसको? CIS को। पहला पॉइंट डन, ठीक है सर।
पॉइंट नंबर 2, कहते हैं कोई भी पर्सन जब लॉन्च करेगा तो क्या उसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फॉर्म ए में हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म ए में अप्लाई करोगे तो सेबी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की एलिजिबिलिटी क्या है। अब आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि सीआईएमसी ने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे या नहीं, उसके लिए हम CIS रेगुलेशन की रेगुलेशन 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दी गई हैं कंडीशंस। क्या दी गई हैं? कंडीशंस। तो ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द सेबी टू CIMC। CIMC को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। आपने अप्लाई करा, अब सेबी कहता है मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाएंगे हम। आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या थी, आराम से देखना। कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अब आराम से पढ़ना क्या लिखा है। एज पर सेबी CIS रेगुलेशन द एप्लीकेंट, यहां पे एप्लीकेंट कौन है बेटा? CIMC है। शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला, द एप्लीकेंट इज सेटअप एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। CIMC कौन है? बोलो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो क्या जो भी एप्लीकेंट होगा, क्या वो सेटअप एंड रजिस्टर करेगा अपने आप को एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? ये पहला है, यानी कि आप LLP की फॉर्म में, इंडिविजुअल की फॉर्म में वहां पर आप नहीं जाएंगे, यानी कि एप्लीकेंट जो होगा वो कौन होगा? कंपनी होगा। ठीक है सर। कहता है एप्लीकेंट हैज स्पेसिफाइड the managing of CIS as one of the main object in its memorandum of association। यानी कि आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या? कि आप CIS को मैनेज करोगे। भाई कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो होंगे ना, उसके अंदर आपको लिखना होगा कि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ CIS। ठीक है सर, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था ना, ये अमेंड हो गया बेटा। ये C पॉइंट अब ये है, ठीक है ना, ये C पॉइंट है। आप बेशक उसको ठीक करके लिख लेना। C पॉइंट क्या है? जो भी एप्लीकेंट या उस कंपनी का प्रमोटर होगा, वो उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो पहली कंडीशन क्या थी? कि वो कंपनी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि उसका मेन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ CIS होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? कि जो भी एप्लीकेंट या उसका प्रमोटर है, उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। C पॉइंट ये है। दोबारा बोलो क्या है? C पॉइंट क्या है? जो भी एप्लीकेंट है या उसका प्रमोटर, क्या उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है जी, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड साउंड है ना? कैसे पता चलेगा कि मैं साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का आदमी हूं? तो ध्यान से देखना, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा सर सबसे पहले तो आपकी नेटवर्थ देखी जाएगी। भाई आप साउंड तभी होगे जब आपकी नेटवर्थ जो है वो 50 करोड़ होनी चाहिए ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ होनी चाहिए ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। भाई साउंडनेस कैसे पता चलती है? साउंडनेस कैसे पता चलती है? कि आपके पास अच्छा खासा नेटवर्थ होना चाहिए।
तो आपका नेटवर्थ ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 50 करोड़। ठीक है, एंड कम से कम 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स आपका प्रॉफिट होना चाहिए था। यानी कि कम से कम 5 में से, यहां पे लिखा हुआ है 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स, 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स जो भी एप्लीकेंट या प्रमोटर होगा उसका प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि आपकी 3 आउट ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट नहीं था, तो फिर आपकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो है ना वो 100 करोड़ हो जाएगी। समझ लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सर हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी CIMC जब अप्लाई करने जाएगा तो हम चेक करेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं। अब एलिजिबिलिटी कैसे टेस्ट होती है वो बात हो रही है। तो लॉ कहता है कि भैया एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप कंपनी होने चाहिए, आपके मेमोरेंडम के अंदर आपका मेन बिजनेस क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ CIS होना चाहिए। ठीक है ना, आप या आपका प्रमोटर जो है वो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसे पता चलता है, उसके लिए आपकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ मिनिमम ऑन ऑल कॉन्टिन्यूअस बेसिस। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए हम ये भी चेक करते हैं कि कम से कम 3 आउट ऑफ 5 साल आप या आपका प्रमोटर जो है उसने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। मान लो ये कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर उस केस में आपकी नेटवर्थ जो है वो 50 करोड़ से बढ़कर क्या कर दी जाएगी, 100 करोड़ कर दी जाएगी। बोला कब तक, बोला जब तक 5 कंसेक्यूटिव ईयर में आपका प्रॉफिट ना आ जाए। समझ आ गया? ठीक है सर, याद रखना ये अमेंडमेंट्स हैं, तो ये जो मैंने काटा है ये हट चुका है, जो लिखा है वो अमेंडेड। फिर वो कहता है कि एप्लीकेंट जो है ना, जो भी एप्लीकेंट है, एक सेकंड, हाँ जी, फिर वो कहता है कि जो भी एप्लीकेंट होगा ना वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए फॉर द ग्रांट ऑफ सच सर्टिफिकेट, मतलब फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर चौथी कहता है उसके पास एडिक्वेट इंफ्रा होना चाहिए कि वो ऑपरेट कर सके CIS को। फिर डायरेक्टर और जो की पर्सोनल्स होंगे of the applicant should consist of persons of honesty, integrity and having adequate professional expertise। यानी कि इस CIMC के जितने भी डायरेक्टर या की पर्सोनल्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो किसी भी तरह के कॉन्विक्टेड नहीं होने चाहिए फॉर दी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। बच्चा कहता है सर मैंने ना ये पहले भी पढ़ी है, मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसा मैंने पहले पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है। किसी को याद है कब पढ़ा है? जब आप म्यूचुअल फंड पढ़ रहे थे। यस, म्यूचुअल फंड में सारी सेम कंडीशन है। ठीक है, कम से कम 50% डायरेक्टर जो होंगे ना वो CIMC के क्या होने चाहिए सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो कि एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए विद द पर्सन जो कंट्रोल करता है CIMC को। नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए विद द एप्लीकेंट जिसका पास्ट में रिफ्यूज हुआ था रजिस्ट्रेशन विद द सेबी। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जुड़ा होना चाहिए जिसका हमने रजिस्ट्रेशन पास्ट में रिफ्यूज करा था। सर ये कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस अंडर रेगुलेशन 9 आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो बेटा जी आपका प्रमोटर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी जनरल रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट के अंदर, इंटीग्रिटी होनी चाहिए इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड तभी देखा जाता है जब आपकी नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ होती है और 3 में से 5 साल आपने प्रॉफिट किया होना चाहिए। और अगर 3 में से 5 साल आपने प्रॉफिट वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट आपकी 100 करोड़ हो जाएगी। जब तक 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपके प्रॉफिट नहीं आ जाते तब तक आपको फिर 100 करोड़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वापस 50 करोड़ पे आ सकते हो, सिंपल। फिर आपके पास इंफ्रा प्रॉपर होना चाहिए, आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो की पर्सोनल्स हैं, वो सारे के सारे ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उनके अंदर। फिर कम से कम 50% डायरेक्टर जो है वो आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन पास्ट में रिफ्यूज किया गया था बाय द सेबी। आई होप क्लियर। चलें आगे। फिर कम से कम एक डायरेक्टर, एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ CIMC हु इज नॉट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्टी। यानी कि ट्रस्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड में बैठेगा। ठीक है सर।
और CIMC इज नॉट ट्रस्टी ऑफ एनी CIS। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है भाई? CIMC जो है वो किसी और CIS के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आई एम CIMC ऑफ XYZ, तो आई शुड नॉट बी ट्रस्टी ऑफ ABC। समझ रहे? तो CIMC जो बनेगा वो ट्रस्टी नहीं बनेगा किसी और CIS के अंदर। ठीक है जी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सर ये ना कई बार ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चंस में। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा ना CIS का कंडीशन बताओ, तो आपने 11,882 बताना है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा CIMC को रजिस्ट्रेशन ग्रांट मिले ना मिले, इसकी कंडीशन बताओ, तो क्या आपने रेगुलेशन 9 बतानी है। समझ आ गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से अब हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। वो क्या कि CIMC जो है जब वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलेशन 4 के अंदर, तो क्या उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी जो गिवन थी रेगुलेशन 9 के अंदर। और ये सारी कंडीशंस याद रखनी है आपने। सबको क्लियर है? आप देख सकते हो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। सबको क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। यस प्लीज, वेरी गुड। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या है। मान लेते हैं कि हमने CIMC को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी। ठीक है, अब CIMC रजिस्ट्रेशन ले चुका है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो ये कि भैया इस पर ना रेगुलेशन 13 में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। मतलब जब आप CIMC बन जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, आपने CIS ट्रस्ट भी फॉर्म कर दिया, आपने ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, आपने पैसा रेज कर दिया, अब आप मैनेजमेंट कर रहे हो। लेकिन अब रेगुलेशन 13 कहता है कि भाई सुन ले ध्यान से, तेरे पे मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7 मार्क्स का आया था। What are the restrictions which are imposed on the business activities of CIMC? मतलब CIMC पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं रेगुलेशन 13 के अंदर। ठीक है, अब देखो 7 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 13 ऑफ सेबी CIS रेगुलेशन 1999, अ CIMC shall not, जो CIMC है वो क्या नहीं कर सकता। तो दोस्तों नंबर 1, वो कोई और एक्टिविटी नहीं करेगा अदर देन दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कीम। शैल नॉट अंडरटेक एनी अदर एक्टिविटी अदर देन मैनेजमेंट ऑफ स्कीम। दूसरा, शैल नॉट एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ एनी स्कीम। आप किसी भी स्कीम के अंदर एज ट्रस्टी एक्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी स्कीम के अंदर यू कैन नॉट एक्ट एज ट्रस्टी, आप एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी स्कीम आप एक्ट नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है जी। लॉन्च एनी स्कीम, यानी कि आप कोई ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं करोगे जिसमें आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। मैंने पहले ही बोला सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करना फिर तो वो म्यूचुअल फंड बनेगा। तो CIS का मेन काम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं होता, याद रखना। और ना ही आप अपनी ही किसी स्कीम के अंदर पैसा लगाओगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है बेटा। CIMC अगर अपनी स्कीम में पैसा लगाना चाहती है तो लगा सकती है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा और इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले ही लिख दोगे कि इसमें हम भी अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आपको ये पहले मेंशन करना पड़ेगा, एंड डज नॉट चार्ज एनी फीस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन दैट स्कीम। यानी कि आप उस पर किसी प्रकार की कोई फीस भी चार्ज नहीं करोगे। डज नॉट चार्ज एनी फीस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। समझ में आ गया? डज नॉट चार्ज एनी फीस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन दैट स्कीम। यानी कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप उससे कोई फीस चार्ज नहीं करोगे, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जनरली तो हम क्या बोलते हैं, आप अपनी स्कीम जो भी स्कीम फ्लोटेड बाय इट उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। हाउएवर एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और आप किसी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जल्दी बता दो। पहला, आप कोई और काम नहीं करोगे। यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी अदर देन मैनेजिंग ऑफ स्कीम। ना ही आप ट्रस्टी ऑफ एनी स्कीम बनोगे।
ना ही आप कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करोगे जिसका मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हो, ना ही आप इन्वेस्ट करोगे इन एनी स्कीम जो कि फ्लोट आपने खुद करी हो। इसका एक्सेप्शन मैंने आपको दे दिया। क्या यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ CIS। सर अभी हम पढ़ रहे थे कि आपने CIS को कैसे स्टार्ट करना है, स्पॉन्सर लॉन्चिंग। मान लो स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, अब हम कह रहे हैं कि भैया CIS की वाइंडिंग अप किन कंडीशंस में होती है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? सोच कर देखो। हर स्कीम किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, पर्पस के लिए बनती है। मान लो वो पर्पस अटेन हो गया, ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया, क्या स्कीम को वाइंड अप कर दो? ठीक है। हर स्कीम एक ड्यूरेशन के लिए होती है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए। जैसे ही वो समय पूरा होएगा, क्या अगेन स्कीम को वाइंड अप कर दो? तो नॉर्मल सिनेरियोस जिसमें स्कीम वाइंड अप होती है एज पर रेगुलेशन 37 कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताओ नॉर्मल सिनेरियोस। A CIS should be wound up on expiry of duration specified in the scheme। जैसे ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी, मान लो 5 साल के लिए थी, 5 साल खत्म होते ही स्कीम बंद, ठीक है। या ऑन अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मान लो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम आपको 40% रिटर्न देंगे और जैसे वो रिटर्न अटेन हो गई स्कीम बंद हो गई, ठीक है। या फिर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब ये 4 केसेस हैं ऐसे जिसमें स्कीम को वाइंड अप किया जा सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन से लोग थे? सर इसमें थे CIMC था, ट्रस्टी था, यूनिट होल्डर था और सेबी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई ऐसी इवेंट हो जाती है और इन द ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई स्कीम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का लॉस होगा, तो वो अप्रूवल ले लेगा सेबी से और स्कीम को बंद कर सकता है। यानी कि यहां पर ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी की बात हो रही है, ठीक है। अगर यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम होल्डिंग 3/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द यूनिट कैपिटल पास कर दे एक रेजोल्यूशन कि स्कीम को वाइंड अप कर दिया जाए एंड द अप्रूवल ऑफ सेबी इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि यूनिट होल्डर भी अगर चाहें, लेकिन कितने मिनिमम होने चाहिए? 3/4 इन द नॉमिनल वैल्यू। यानी कि अगर 75% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू के यूनिट होल्डर अगर ये बोल दें कि स्कीम को बंद करना चाहिए, तो सर वो भी एक रेजोल्यूशन पास करवा कर वाइंड अप कर सकते हैं एंड अप्रूवल ऑफ सेबी को ऑब्टेन करके। इसका मतलब ट्रस्टी अगर चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर यूनिट होल्डर चाहें तो मिनिमम 3/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ये लोग एक रेजोल्यूशन पास करा के सेबी का अप्रूवल लेके वाइंड अप करवा सकते हैं। अगर सेबी चाहे तो क्या वो भी, अगर उसको लगता है कि कंटिन्यूएशन प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर, वो भी बोल देगा बंद कर दो भैया। इसका मतलब ट्रस्टी भी बंद करा सकता है, यूनिट होल्डर भी बंद करा सकते हैं, सेबी भी बंद करा सकता है, CIMC खुद भी बंद करा सकता है। तो CIMC को अगर लगता है कि पर्पस जो है वो अकम्प्लिश नहीं हो रहा, तो वो ट्रस्टी का अप्रूवल लेगा, यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेगा, कम से कम 3/4 यूनिट होल्डर का अप्रूवल मिलना चाहिए और साथ में सेबी का अप्रूवल लेगा और उस स्कीम को बंद कर देगा। वाओ, क्या ये रेगुलेशन 37 समझ आई कि किन कंडीशन में स्कीम का वाइंड अप होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। एज पर रेगुलेशन 37 जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है, अगर मान लो वो एक ड्यूरेशन के लिए लॉन्च हुई थी या एक पर्पस के लिए लॉन्च हुई थी, जैसे ही अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस हो जाएगा या ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जिसमें ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि बंद हो जानी चाहिए, तो वो अप्रूवल ऑफ सेबी लेके बंद कर सकता है। यूनिट होल्डर अगर चाहे तो वो भी बंद करा सकते हैं, बट 75% इन नॉमिनल वैल्यू इनको रेजोल्यूशन पास करा के बंद कराना है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सेबी के ओपिनियन में भी चाहे तो सेबी बंद करा सकते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा, क्या खुद CIMC भी बंद करा सकता है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डिस्कस द स्कीम एंड अरेंजमेंट विच आर नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ CIS। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। क्या 11AA3 बताया था ना? कौन, देखो स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सी स्कीम और अरेंजमेंट है जो कि इन द एम्बिट ऑफ CIS नहीं आती? तो 11AA3 के अंदर जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है जी, पूरी लिस्ट वही है। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या इसको लॉक कर दूं?
बोल लो यार फटाफट। चलो अब जरा प्लीज ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रस्टीज एंड सीआईएमसी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अभी होता है क्या है, सोच के देखो, मैनेज कौन कर रहा है, सीआईएमसी। उसको मालूम है कि भैया मैं कुछ गलत करूंगा ना तो ट्रस्टी मेरे को पकड़ लेगा, तो भैया इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब ये कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रस्टीज को कुछ राइट्स देने पड़ेंगे कि भैया वो सीआईएमसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो देख सकता है भैया तूने इंफ्रा प्रॉपर रखा नहीं रखा, क्या तेरे पास प्रॉपर ऑडिटर्स हैं या नहीं। तो आपको कुछ राइट्स देने पड़ेंगे ट्रस्टी को, ताकि वो सीआईएमसी के साथ मिलकर इस स्कीम की सक्सेस के अंदर अपना रोल निभा सके, राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले क्या है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रस्टी एंड सीआईएमसी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ सीआईएस। एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट द राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू द ट्रस्टीज। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट्स ऑफ ट्रस्टीज। अगर आप ध्यान से देखो ना कितना सिस्टमैटिकली चैप्टर चल रहा है। पहले हमने पढ़ा सीआईएस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कंडीशंस फॉर सीआईएस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स और अरेंजमेंट है जो सीआईएस नहीं होती, फिर हमने पढ़ा 12(1)(b) के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन जो करवाने जाएगा वो कौन होना चाहिए, डेफिनेटली सीआईएमसी। अब सीआईएमसी जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसको ग्रांट होगा या नहीं, रेगुलेशन 9 के अंदर कंडीशंस हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि वाइंडिंग ऑफ द स्कीम, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि सीआईएमसी कौन कौन से काम नहीं कर सकता, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम कह रहे हैं भाई ट्रस्टीज के राइट बता दो। अब ध्यान से देखो ट्रस्टीज के क्या क्या राइट है। ट्रस्टी को एंश्योर करना है दैट सीआईएमसी के पास ऑफिस इंफ्रा होना चाहिए। उसको एंश्योर करना है कि आपने केएम की पर्सनल्स अपॉइंट करे होने चाहिए, इंक्लूडिंग मैनेजर्स ऑफ द स्कीम, and submit their biodata which shall contain educational qualification and past experience in the area relevant to fulfilling the objective of the scheme। आपको इंश्योर करना है, यानी कि ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि सीआईएमसी ने ऑडिटर अपॉइंट करें, और ये कौन से होने चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑडिटर अप्रूव्ड बाय द सेबी। अपॉइंट करा होना चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर, अपॉइंट करा होना चाहिए रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, प्रिपेयर करेंगे कंप्लायंस मैनुअल एंड डिजाइन्ड इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि आपने एक कंप्लायंस मैनुअल बनाया होना चाहिए और साथ में ही क्या आपको डिजाइन करना है इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। टेकन एडिक्वेट इंश्योरेंस फॉर द एसेट्स ऑफ द स्कीम, यानी कि जितने भी स्कीम रिलेटेड एसेट्स हैं क्या आपने उसमें प्रॉपर इंश्योरेंस लिया होना चाहिए, ठीक है। नॉट गिवन एनी अनड्यू और अनफेयर एडवांटेज टू एनी एसोसिएट ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो, नॉट गिवन एनी अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज टू एनी एसोसिएट ऑफ द कंपनी। मतलब आप किसी भी तरह का अपने एसोसिएट्स को एडवांटेज नहीं दोगे, आपने ऑपरेट करोगे स्कीम को एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, अंडरटेक करोगे एक्टिविटी फॉर मैनेजिंग स्कीम्स ओनली, यानी कि जो भी आप काम करोगे उसका मेन मोटिव क्या स्कीम को मैनेजमेंट करना होना चाहिए ना। दैट इज द बेसिकली गोल ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्टीज को ये चेक करना है बेटा, ट्रस्टीज को ये चेक करना है क्या कि ये सारे चीजें मुझे क्रॉस वेरीफाई करनी है, क्या तेरे पास इंफ्रा है या नहीं, क्या तेरे पास की पर्सोनल्स है या नहीं, उनके पास पास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बायोडाटा, ऑडिटर अपॉइंट करे नहीं करे, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करा नहीं करा, रजिस्ट्रार टू इशू एसटी अपॉइंट करा नहीं करा, क्या तूने कंप्लायंस मैनुअल बनाया या नहीं बनाया, क्या तूने एडिक्वेट इंश्योरेंस ली या नहीं ली, क्या तूने अनड्यू और अनफेयर एडवांटेज ऑफ टू एनी एसोसिएट ऑफ द कंपनी को दिया तो नहीं है, क्या तू जो भी स्कीम रन कर रहा है वो एज पर डीड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या तूने सारी की सारी वो एक्टिविटीज करी हैं विच आर जरूरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्कीम ओनली। क्या समझ में आ गया? यस। आपको ना ये लग रहा होगा कि यार ये 1 घंटे की क्लास है, बेटा मैं आपको बता दूं कि इस 1 घंटे की क्लास में ना बहुत मेहनत है, समझ रहे हैं। आपको मालूम है ये पूरा ऐसे असाइनमेंट बनाना, क्या क्या रेलेवेंट है, आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ये एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाए ना तो इट टेक्स अराउंड 10 आवर्स, जिसको क्रक्स करके 1 घंटे के अंदर आपको दिया जा रहा है ताकि आप लोग जो है इससे बेनिफिट ले सके, ठीक है। फिर वो कहता है कि आपको यानी कि ट्रस्टी को एडिक्वेट स्टेप लेने हैं टू एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन वन स्कीम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ अदर स्कीम। मान लो एक आदमी की 2 स्कीम्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्कीम के अंदर
फायदा पहुंचाने के लिए इन्वेस्टर्स को दूसरी स्कीम के इन्वेस्टर्स को सफर करना पड़े, ऐसा नहीं करना। मेंटेन करो मिनिमम नेटवर्थ ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, जो कि कितनी थी 50 करोड़, और बी डिलिजेंट इन एम्पैनलिंग द मार्केटिंग एजेंट्स एंड मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटीज। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एवरी स्कीम ऑफ सीआईएस डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेबी एक्ट, लिस्ट द अरेंजमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर सीआईएस। क्या फिर से 1133 आया, देख रहे हो आप कितनी बार पेपर में आया ये। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पॉन्जी स्कीम्स? पॉन्जी स्कीम्स मालूम है क्या होता है? आपने सुना भी होगा पॉन्जी स्कीम्स क्या होती है। पॉन्जी स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जहां पर ना हम लोग ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स का वादा कर देते हैं, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको 50% का रिटर्न दूंगा, मैं आपको 40% का रिटर्न दूंगा। सर ये सब पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो कहता है पॉन्जी स्कीम्स इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द क्लाइंट्स आर प्रॉमिस्ड लार्ज प्रॉफिट्स इन शॉर्ट टर्म एट अ लिटिल और नो रिस्क एट ऑल। सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सीआईएस। इन्होंने साफ कर दिया है क्या क्या करा है, ध्यान से, लिस्ट 4 एस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग सीआईएस, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, याद रखना बस पॉन्जी स्कीम इसके अंदर नया था। हु रेगुलेट सीआईएस, आपको मालूम है सेबी रेगुलेट करता है। की एस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग सीआईएस क्या है, जल्दी बता दो फटाफट से। कंपनी फ्लोटिंग सीआईएस शैल हैव सीक रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, बोलो। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, एक सीआईएमसी होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, जो ऊपर पढ़ाई थी, ये ऊपर से ही नोट करना, जिसमें मैंने 5 करोड़ लिखवाया था। ठीक है ना, यहाँ पे 3 करोड़ लिखा हुआ है, ये अब 5 करोड़ हो चुका है और ये लाइन हट गई है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहां से मत पढ़ना, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो ऊपर पढ़ाई थी वहां से पढ़ना। ठीक है सर, अब ये एक क्वेश्चन है, इसको फटाफट से जल्दी जल्दी से रीड करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है, द ग्रीनवुड लिमिटेड ने लॉन्च करा एक स्कीम जिसका नाम था मालामाल स्कीम। स्कीम एंटेल्ड ऑन वन टाइम पेमेंट ऑफ 10,000 इन द लियो ऑफ 10 टीकवुड ट्रीज। ये क्वेश्चन पेपर में आया था 7 मार्क्स का, ध्यान से सुन लेना। कई बच्चे कहते हैं कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करा दो, तो वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। ग्रीनवुड लिमिटेड ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था मालावाल, और स्कीम के अंदर उन्होंने कहा आप सब मुझे 10-10 हजार रुपए दे दो, बदले में हम 10 टीकवुड ट्रीज आपको बदले में दे देंगे। फॉर 20 साल तक आपको होल्ड करना होगा, और 20 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, या तो वो पेड़ रख लेना या फिर उस पेड़ को बेचकर जो पैसे आएंगे वो रख लेना। स्कीम को लॉन्च एक कंपनी ने करा था फॉर 2 कैलेंडर ईयर्स। विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम स्कीम ने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। द स्कीम वॉज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। गड़बड़ करी ना। रेफर टू द सेबी रेगुलेशन, आंसर द फॉलोइंग, स्टेट द प्रोविजन अंडर विच रजिस्ट्रेशन वॉज रिक्वायर्ड। बताओ, सेक्शन 12(1)(b) देख रहे हो अब आप, कितना अच्छा लगेगा आप। और अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन तो 15D के अंदर आपको पेनल्टी लग जाएगी। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम याद रखना 3 साल होती है। जब भी कोई स्कीम आएगी ना, उसका मिनिमम ड्यूरेशन कितना होगा, 3 साल। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द कंपनी फॉर 2 कैलेंडर ईयर्स। तो कम से कम 3 साल के लिए स्कीम होती है, याद रखना। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 11(a) इन्होंने पहले तो कंडीशन लगा दी कि भैया क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर 12(1)(b) के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है। जल्दी बोलो फटाफट से, बोलो यार। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर पढ़ लो, 15D के अंदर आप पे पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। मिनिमम ड्यूरेशन अगर कोई पूछे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 कैलेंडर ईयर्स, क्योंकि इस स्कीम के अंदर 2 कैलेंडर ईयर थे जो कि कॉन्ट्रावेंशन था, तो ये स्कीम जो है वो गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो 1 घंटे के अंदर, अब एक बारी अगर आप चाहो तो चैप्टर जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा या आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, पन्ने पलट के देखना, आपको सब याद आ जाएगा। कमेंट द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ सेबी सीआईएस रेगुलेशन 99। कैन द सीआईएस प्रोवाइड गारंटेड रिटर्न? नो। याद रखना, कोई भी सीआईएस गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकता। द सीआईएस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडेड गारंटेड रिटर्न। सीआईएस क्या कोई भी नहीं देता एज पर सेबी रेगुलेशन। हाउएवर इंडिकेटिव रिटर्न में भी इंडिकेटेड, इंडिकेटिव रिटर्न हो सकती है। जैसे हम आपको ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ 18%। CIS shall not be open for subscription for more than 15 days। याद रखना,
एक बात याद रखना, जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो वो मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए खुलता है, याद है ना। ऐसे ही कोई भी सीआईएस की जब स्कीम आती है ना, उसका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है वो मिनिमम कितना होता है बेटा, 15 दिन। लेकिन अगर आप चाहो तो इस पीरियड को बढ़ा सकते हो मैक्सिमम टू अनदर 15 दिन, ठीक है ना। उसके लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा बाय सीआईएमसी बिफोर एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 15 दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लो क्या था, व्हाट इज द ऑफर पीरियड। तो ऑफर पीरियड क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। स्टेट द पीरियड फॉर इशू ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट बाय सीआईएमसी। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपको मालूम ही होगा कि जब सब्सक्रिप्शन के लिए आपने अप्लाई करा तो 5 दिन मिलते हैं हमें। कितने दिन मिलते हैं, 5 दिन। तो देखो क्या लिखा है, कहता है यूनिट सर्टिफिकेट, इट इज नाउ दैट सीआईएमसी शेल इशू टू द एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिट्स ओनली इन द डीमैट फॉर्म विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। और जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया उनको 5 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना, रिफंड कर देना मनी। अगर आपने उनको सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया था, अगर उनको अलॉटमेंट नहीं हो रही तो पैसा वापस कर देना। अन्यथा क्या 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। सिंपल है ना। तो इसका मतलब अगर मैं अब आपसे फटाफट से पूछूं, बताओ सब्सक्रिप्शन पीरियड 15 दिन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर 15 दिन, उसके लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 15 दिन। खत्म हो गया, ठीक है। और एक बार सब्सक्रिप्शन पीरियड क्लोज हो जाता है तो अलॉटमेंट या रिफंड कुछ भी करना है 5 वर्किंग डेज के अंदर करना है। अगर आपने रिफंड नहीं करा 5 दिन के अंदर तो 15% का ब्याज देना पड़ेगा। खत्म हो गया। जल्दी बोलो फटाफट से। कोई भी स्कीम जब लॉन्च करेंगे तो मिनिमम 3 साल के लिए करते हैं, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द सीआईएस शैल नॉट बी लेस देन 3 कैलेंडर ईयर्स। बोलो बेटा, सबको क्लियर है। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो क्या 12(1)(b) के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। क्या सबको समझ में आ गया, यस और नो। अब ना मैं आपको बता दूं, अगला चैप्टर तभी दूंगा जब आप इसके नीचे कमेंट करके लिखोगे कि यस सर हमें इससे बेनिफिट हुआ है। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे और अगर आपने नहीं ये कमेंट करा तो मैं मान के चलूंगा कि आप ये सीरीज नहीं देख रहे हैं, और ऐसे में अगली वीडियो आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।